Hello students, this is Dr. Ramin Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana District, Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So in the last lecture, we are discussing about a special type of demand curve which can be called a rectangular hyperbola curve. तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो कोई भी डिमांड कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो सारी की सारी जो डिमांड कर्व होती हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने उसका कल एक लॉजिक भी किया था जब हमने उसमें डिफरेंट प्राइसेस लिए थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिफरेंट डिमांड ली थी और उसके अकॉर्डिंगली हमने हर एक पॉइंट के नीचे एरिया जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। ठीक हो गया? पर वो एरिया जो है वो सेम नहीं रहा, तो हमने कहा वो जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। कैसे? एक एग्जांपल इस चीज की और ले लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पे डिमांड ले लेते हैं। तो प्राइस है 5 4 3 2 1, डिमांड है 1 2 3 4 5। ठीक हो गया? अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एक डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि क्या जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो हमने एक डिमांड का टेबल बनाया था जिसको हमने डिमांड शेड्यूल का नाम दिया था, क्या उससे जो हमने डिमांड कर्व बनाई थी क्या वो कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की बनी थी या नहीं बनी थी। तो इधर डिमांड ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो प्राइस 5 है तो डिमांड 1 है, तो प्राइस 5 और डिमांड 1, सो यू आर एट पॉइंट ए। प्राइस 4 डिमांड 2, प्राइस 4 डिमांड 2, so the consumer is at B point. Price 3 demand 3, so price 3 demand 3, so we are at C point. Price 2 demand 4, price 2 demand 4, so we are at D. Price 1 demand 5, so we are at point E. तो हमने क्या किया, A B C D E को मिला दिया तो हमारी डिमांड कर्व जो है वो DD बन गई। ठीक हो गया? अब हमने चेक करना है कि क्या A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट के नीचे जो एरिया है क्या वो सेम है। तो एरिया कैसे निकलेगा, वैसे ही लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम A पॉइंट का एरिया कैलकुलेट करें तो लेंथ कितनी है 5, ब्रेड्थ कितनी है 1, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो एरिया कितना आया 5। अगर हम B पॉइंट का एरिया देखें, लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 2, तो 4 into 2 8। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे एरिया डिफर कर गया, आगे जा सकते हैं। तो C पॉइंट पे लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 3, तो एरिया इज 9। D पॉइंट पे लेंथ कितनी है 2, ब्रेड्थ कितनी है 4, तो एरिया इज 8। E पॉइंट पे क्या है, लेंथ कितनी है 1, ब्रेड्थ कितनी है 5, तो एरिया कितना है 5। अब देखो, अब पहले एरिया 5 फिर 8 फिर 9। अब आप कहेंगे कि ये 8 और ये 8 तो मैच कर गया, ये 5 और ये 5 भी मैच कर गया, पर मैंने कहा था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व एक ऐसी कर्व होगी जिसके हर एक पॉइंट के नीचे का एरिया सेम होगा। ये नहीं है कि अब A पॉइंट का एरिया और E पॉइंट का एरिया मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B पॉइंट और D पॉइंट का एरिया मैच कर रहा है, B और D का मैच कर रहा है। ठीक है, पर क्या, अब देखो ध्यान से, A और E का मैच कर रहा है, B और D का मैच कर रहा है, पर क्या A E का एरिया B और D के एरिया से मैच कर रहा है? क्योंकि A और E का एरिया 5 है, B और D का एरिया कितना है 8 है और C का एरिया 9 है। तो क्या ये एरियाज आपस में मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती तो इसके हर एक पॉइंट का एरिया सेम आता। मतलब अगर यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 5 5 5 होता, अगर इधर 10 आया 10 10 10 10 10 होता, तो एरिया जो है वो सेम रहता। अब हम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व जो है वो बनाने वाले हैं।
कौन सी ऐसी डिमांड कर्व है जिसको हम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का नाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने में ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये हमारी क्या हेल्प कर सकता है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी कमोडिटी है, उसका जो प्राइस है वो 5 रुपीस है और उसके अकॉर्डिंगली जो डिमांड है वो 2 यूनिट्स की है, ठीक हो गया। अब प्राइस जो है वो फॉल हो गया, अब वो हो गया 4 रुपीस का। अब उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी डिमांड है वो बढ़ के हो गई 2.5 यूनिट्स की, ठीक है। देखो प्राइस कम कराया तो डिमांड मैंने बढ़ा दी। जो प्राइस है वो कम होके हो गया 2 रुपीस का, डिमांड हो गई उसकी 5 यूनिट्स की। प्राइस कम होके हो गया 1 रुपी का, तो डिमांड हो गई उसकी 10 यूनिट्स की, ठीक होगा। अब इसको हम एक डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाने वाले हैं। तो डायग्राम में वैसे ही क्योंकि हमने डिमांड कर्व बनानी है, तो डिमांड कर्व बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे डिमांड लेना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे प्राइस लेना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता रहूंगा कि एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस क्यों लेते हैं, इसका लॉजिक आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो प्राइस हमारे पास 1 2 4 5 है, तो प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। डिमांड में आपने 2 से 10 पे जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक होगा। चेक कीजिए, प्राइस 5 है तो डिमांड 2 है, तो प्राइस 5 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिमांड 2, तो आप हैं इस ए पॉइंट पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्राइस 4 डिमांड 2.5, प्राइस 4 और डिमांड 2.5, और 2.5 कहां पे आएगा, 2 और 3 के सेंटर में, तो 2 और 3 के सेंटर में, यानी कि इस बी पॉइंट पे जो है वो आपका आ गया। नेक्स्ट प्राइस 2 डिमांड 5, तो प्राइस 2 जाना है और डिमांड आपने लेनी है 5 यूनिट्स की, तो अब आ गया आप इस सी पॉइंट पे, प्राइस 2 डिमांड 5, नाउ प्राइस 1 डिमांड 10, तो प्राइस 1 और उसके अकॉर्डिंगली डिमांड है आपकी 10, तो आप हैं यहां पे डी पॉइंट पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए बी सी डी चारों को मिलाना है और उससे डिमांड कर्व बनानी है, ठीक है। तो मैंने ए को पहले डी के साथ मिलाया, फिर बी को मैंने सी के साथ मिलाया, फिर सी को मैंने डी के साथ मिलाया, तो ये मेरी डी डी एक डिमांड कर्व आ गई। मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि ये जो कर्व बनी है डी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है। कैसे, चेक कीजिए। अगर मुझे ए पॉइंट का एरिया कैलकुलेट करना है, ए का एरिया, तो लेंथ, एरिया किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल, ठीक। अब सोचो, जो ए का एरिया, लेंथ कितनी है 5, तो ब्रेड्थ कितनी मैंने ली 2, तो 5 into 2, तो एरिया कितना आ गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, एरिया आ गया 10। अगर हम बी पॉइंट पे चले गए, तो बी पॉइंट पे जो लेंथ है वो कितनी है, बी पॉइंट पे लेंथ कैलकुलेट कीजिए, वो है 4, ठीक, और ब्रेड्थ कितनी है 2.5, तो लेंथ हो गया 4, ब्रेड्थ कितनी हो गई 2.5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 10, तो एरिया 10 आ गया। सी पॉइंट पे जो लेंथ है वो कितनी है 2, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 5, 2 into 5, एरिया कितना आ गया 10। अगर हम डी पॉइंट पे आए, लेंथ कितनी है 1, ब्रेड्थ कितनी है 10, सो एरिया कितना आ गया 10। तो चेक कीजिए कि ए बी सी डी चारों पॉइंट के नीचे जो एरिया है वो क्या है, वो सेम है, कितना है 10। तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है, ठीक हो गया। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना, वो हमारी इसमें हेल्प करता है। कैसे करता है, अब सोचो, जब हम ये कहते हैं कि जो एरिया है किसी भी डिमांड कर्व का, ये जो डीडी डिमांड कर्व है, इसके हर एक पॉइंट के नीचे का एरिया सेम है ना, तो डिमांड कर्व के नीचे का एरिया होता किसके बराबर है। तो हमने ये चेक करना है कि डिमांड कर्व
का जो एरिया है, एरिया अंडर डिमांड कर्व इसके बराबर होता है। चेक करो, ए पॉइंट के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना था, ए पॉइंट के नीचे का एरिया, तो कैसे किया, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ किया ना, तो लेंथ पे मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने तो प्राइस लिया हुआ है लेंथ पे, तो ठीक है, और ब्रेथ पे मैंने क्या लिया हुआ है, डिमांड। तो जो एरिया है वो किसके बराबर है, चेक करो, 5 क्या है, ये लेंथ है, लेंथ क्या है, प्राइस, ब्रेथ क्या है, डिमांड, 4 क्या है, प्राइस, 2.5 क्या है, डिमांड, सी पे 2 क्या है, प्राइस, 5 क्या है, डिमांड, डी पे 1 क्या है, प्राइस, और 10 क्या है, डिमांड। यानी जो एरिया निकाल रहा हूं वो किससे निकाल रहा हूं, प्राइस और डिमांड को मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं। अगर मैं प्राइस और डिमांड को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कहता है कि वो एरिया निकलता है। मैं कहता हूं कि वो क्या निकलता है, जब हम प्राइस और डिमांड को मल्टीप्लाई करते हैं वो निकलता है टोटल एक्सपेंडिचर। सोचो 5 रुपए की चीज है, द प्राइस इज 5 और डिमांड इज 2, 5 रुपीस का रेट है और आप उसके ऊपर 2 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 10 रुपीस का। 4 रुपीस का प्राइस है और आप 2.5 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो 10 क्या है, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। प्राइस 2 रुपीस है, आप डिमांड कर रहे हैं 5 की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 10। प्राइस है 1, आप डिमांड कर रहे हैं 10 यूनिट्स की, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 10। मतलब हर एक डिमांड कर्व के नीचे जो एरिया होता है, आइदर द एरिया इज दिस under the point A, or it is this under the B, or it is this under the C point, or under this right point D। ये एरिया किसको शो कर रहा है, वो टोटल एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। मतलब एरिया अंडर द डिमांड कर्व इज टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि किसी भी कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बोलेंगे, जब उसके नीचे का एरिया सेम रहेगा। हमने कहा कि जो डिमांड कर्व के नीचे का एरिया है वो किसके बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। मतलब हम किसी डिमांड कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोलेंगे जब उसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, है ना। अब देखो कि अब यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके साथ क्या हो रहा है। अब मैं इसको लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं लिखता, क्योंकि मैंने अभी इस बात को प्रूव किया कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है, प्राइस के, जो ब्रेथ है वो किसके बराबर है, डिमांड के, और जो एरिया है वो किसके बराबर है, वो है टोटल एक्सपेंडिचर के। ठीक, अब चेक करो, प्राइस आपका 5 से 4 हुआ, कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 10 का 10। प्राइस जो है 5 से कम होके 2 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 10 का 10। प्राइस फिर कम हुआ 1, टोटल एक्सपेंडिचर 10 का 10। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, प्राइस कम होता जा रहा है, ठीक है, पर टोटल एक्सपेंडिचर सेम का सेम। यानी अब प्राइस में चेंज आने पे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1। क्यों, तो यही तो बात था टोटल एक्सपेंडिचर में भी, अगर प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में आएंगे तो लेस देन 1, इनवर्स डायरेक्शन में जाएंगे ग्रेटर देन 1, और अगर वहीं पे खड़े रह जाएंगे तो इक्वल टू 1। यानी कि प्राइस में चेंज आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर उतने का उतना रह रहा है, तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, इक्वल टू 1। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर मैं इसमें एक वर्ड और ऐड कर दूं, डिमांड कर्व। याद रखना कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है वो सिर्फ डिमांड कर्व नहीं होती, और बहुत सारी कर्व्स हैं जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती हैं। हम बात करेंगे जब कॉस्ट वाला चैप्टर करेंगे, उसमें भी हम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉस्ट कर्व बनाएंगे, ठीक है, जिसके नीचे का एरिया सेम रहेगा। कोई भी कर्व, चाहे वो किसी भी चीज की है, चाहे वो प्रोडक्शन की है, कॉस्ट की है, प्रॉफिट की है, रेवेन्यू की है, कुछ भी, अगर उसके नीचे का एरिया सेम है तो हम उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये कहा कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है, इसके नीचे का एरिया जो है वो सेम है। नीचे का एरिया किसके बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। मतलब प्राइस आपका चेंज हुआ जा रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर आपका उतने का उतना ही है, तो क्या होगा,
अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके बीच में आप जितने भी पॉइंट ले सकते हैं, सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इलास्टिसिटी होगी वो कितनी होगी? यूनिटरी होगी, यानी कि 1 होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज आने का टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इंफ्लुएंस जो है वो नहीं पड़ रहा है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एक ऐसी कर्व होती है जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट विल बी इक्वल टू 1। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व जो हमें मिली कहां से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक हो गया? अब जैसे हमने जब परसेंटेज मेथड किया था उसके अंदर हमने जो है उसके न्यूमेरिकल्स किए थे, तो वैसे ही जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आएगा तो उसमें भी आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि उसमें इलास्टिसिटी जो है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। तो वैसे ही हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बेसिस पे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ये पता लगाएंगे कि जो इलास्टिसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो है कि when the price of a commodity falls from rupees 20 to rupees 50, ठीक है? ये हमें गिवन कि when the price of a commodity falls from rupees 20 to rupees 50, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड क्या होगा? राइज करेगी। then its quantity demanded rises from 10 units to 20 units. Comment on the likely price elasticity of demand by using total expenditure method. ओके, सो ये आपको स्टेटमेंट आएगी और आपने इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। कैसे करना है? तो जो गिवन है पहले वो लिखो। तो सबसे पहले क्या गिवन है? प्राइस, फिर क्या है? डिमांड। अब हमने जो मेथड यूज करना है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे? एक थर्ड कॉलम और बनाएंगे यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? जैसे अब सोचो कहते हैं when the price of a commodity falls from 20 to 50, यानी पहले प्राइस कितना था? 20, अब फॉल करके कितना हो गया? 15, and as a result its demand rises from 10 unit to 20 unit। पहले डिमांड कितनी थी? 10 यूनिट, अब कितनी है? 20 यूनिट। ठीक हो गया? अब कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कमेंट कीजिए बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक? सो अब 20 का प्राइस है, 10 की डिमांड है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 200। ठीक? प्राइस 15 है, डिमांड 20 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 300। आ गया? अब चेक करो कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने जो कमेंट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, अब उसका बिहेवियर चेक करना है कि अब देखो प्राइस क्या हुआ? कम हुआ 20 to 15, टोटल एक्सपेंडिचर 200 to 300 बढ़ा। अब फिर वो हैंड्स वाली एग्जांपल याद रख लीजिए कि जो प्राइस है वो कम हुआ है पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, दोनों जा रहे हैं इनवर्स डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। पर सीधा नहीं लिखना, इसमें हम नीचे कमेंट देंगे। उसने बोला कमेंट, तो हम बोलेंगे नीचे एक स्टेटमेंट देंगे बिकॉज़ the price of the commodity and the total expenditure of the commodity, the total expenditure of the commodity and the total expenditure of the commodity, the total expenditure of the commodity and 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 the total expenditure
incurred on that commodity are moving in the inverse direction. So, according to total expenditure method for the measurement of price elasticity of demand, the price elasticity of demand of this commodity, अब कितना लिखेंगे, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, चेक कीजिए, प्राइस कम टोटल एक्सपेंडिचर राइज, इनवर्स डायरेक्शन, तो क्या है, इज ग्रेटर देन यूनिटरी, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो ग्रेटर देन यूनिटरी है, तो इससे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके तो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो पता लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस गिवन होगा, फिर न्यू प्राइस गिवन होगा, टोटल डिमांड गिवन होगी, न्यू डिमांड गिवन होगी, आपने पहले टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद फिर उसके ऊपर कमेंट देना है, कमेंट देना है तो पूरा आपने इतना लिखना है, ठीक है, कि जो प्राइस है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अब यहाँ पे तो इनवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में भी जाए, हो सकता है कि प्राइस चेंज हो तो टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, तो जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। सो फिर अकॉर्डिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इन दिस कमोडिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी, अगर यहाँ पे प्राइस कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर गया होता तो मैं कहता प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो द इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटरी, अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता तो मैं लिखता कि प्राइस के चेंज होने पे द टोटल एक्सपेंडिचर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एट ऑल, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हमने अभी तक जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर करने के हमने दो मेथड जो है अभी तक कर लिए, एक हमने किया परसेंटेज मेथड जिसको हमने नाम दिया प्रोपोर्शनल मेथड, और एक हमने किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें ना एक चीज का हमें ध्यान रखना है और वो ये है कि आपने पहली बात तो ये नहीं सोचना कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी गई है और आपको अगर न्यूमेरिकल आ जाए, जिसमें अभी आपको न्यूमेरिकल कराया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था उसमें प्रोपोर्शनल मेथड का, अगर आपको एक न्यूमेरिकल आ जाए और उसमें ये बोले कि आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व करो, मतलब जो न्यूमेरिकल है आपने इसको परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व करना है, नंबर 2 आपने इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करना है, तो आमतौर पे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको ये दिखता है कि दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना अब दोनों का आंसर डिफरेंट आ सकता है क्योंकि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका जो आंसर है वो सब्जेक्टिव फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी चेंज हो जाएंगे, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और अगर दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, दोनों का आंसर डिफरेंट आ सकता है, हम इसको एक एग्जांपल से जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे, अब मान लीजिए कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं तो इट विल बी बेटर कि आप इसको साथ साथ कॉपीज पे करें और आप जैसे मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और चेक कीजिए कि जो मैंने किया और जो आपने किया वो ठीक किया या गलत किया। तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ commodity falls from rupees 10 to rupees 5
5 its quantity demand rises from 5 units to 10 यूनिट्स। ठीक है, देख लीजिए प्राइस 10 से कम होके 5 हुआ, डिमांड 5 से 10 हो गई, तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ी, तो लाभ डिमांड तो लग गया। ठीक है, अब कैलकुलेट, अब आपको एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड by using number one is total expenditure method, number 2 percentage method। ठीक है, तो आपने इन दोनों मेथड से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक अ कंपैरिजन, तो हम बीच में एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे, एक साइड में हम सॉल्व करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इस क्वेश्चन को, और एक साइड में हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। ठीक है, सो दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड दिस इज परसेंटेज मेथड। ओके, सो यहां पे प्राइस, यहां पे डिमांड, अब क्योंकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर यूज करना है तो यहां पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो इनिशियल प्राइस, whether when the price of a commodity falls from rupees 10 to rupee 5, ठीक हो गया, so initial price is 10 and the new price is 5, done, falls from rupees 10 to rupees 5, पहले 10 था अभी 5 है, तो जो 10 है वो क्या है, वो P है, और 5 क्या है, ये P1 है, क्योंकि न्यू प्राइस है। And as a result the demand rises from 5 units to 10 units, मतलब पहले डिमांड कितनी थी, 5 यूनिट, अब डिमांड कितनी है, 10 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कीजिए, पहले देखो कि जो प्राइस है वो 10 रुपीस का है और डिमांड जो है वो 5 यूनिट्स की है, 10 रुपए का रेट है और आप उसके ऊपर 5 चीजें खरीद रहे हैं, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 50 रुपीस का। प्राइस 5 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर आपका अब कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, प्राइस 5 है, आप 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 50। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 50 था, अभी भी 50 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बिकॉज ड्यू टू फॉल, चलो और इजी करना है, और इजी कर लेते हैं, फॉल लिखने की जरूरत नहीं, हमें कॉमन लाइन पकड़ते हैं, बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि अगर मैं फॉल लिखता तो आपको हर बार चेंज करना पड़ता है, मैं कॉमन लाइन यूज करते हैं, बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द टोटल expenditure incurred on that commodity, ठीक है, एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, बिकॉज एज अ change, because as a change in price of the commodity the total expenditure incurred on that commodity doesn't change at all, so according to, क्योंकि प्राइस चेंज हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, so as a change in price of the commodity the total expenditure incurred on that commodity doesn't change at all, so according to the total expenditure method for the calculation of price elasticity of demand, the
price elasticity of demand of this commodity is equal to 1। क्यों? चेक कीजिए, हमने कहा था प्राइस चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर उतने का उतना, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर वहीं पे खड़ा है, तो दोनों हैंड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। सो इस स्टेटमेंट को अगर मैंने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व किया तो मेरी इलास्टिसिटी का आंसर कितना आया, 1। अब इसी को परसेंटेज मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हमें P गिवन है, P कितना है 10, तो P1 कितना है 5, क्योंकि पुराना प्राइस 10 था, न्यू प्राइस P1 इज 5। इनिशियल डिमांड जो थी वो थी 5 यूनिट्स की, और इनिशियल से जब न्यू डिमांड आई दैट विल बी ऑफ 10 यूनिट्स। ठीक हो गया। अब इलास्टिसिटी ED माइनस क्या हुआ, डेल्टा Q डेल्टा P अपॉन Q माइनस Q1 माइनस Q P1 माइनस P अपॉन Q माइनस व्हाट इज Q1 10 Q5 P1 5 P 10 P 10 Q 5, so minus 5 minus 5 10 5 माइनस माइनस कैंसिल, ठीक, 5 5 कैंसिल, 5 एंड 10 2, आंसर कितना आया 2। अब यहां पे देख लो, यहां पे कह रहा था कि 1 है और यहां पे कितना आ रहा है 2, तो चेक कर सकते हैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कि हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी है। 5 और 10 5 और 10 50 50, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, आंसर इक्वल टू 1 आएगा। P 10 था, P1 5 Q5 Q1 10, ठीक, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन Q Q1 माइनस Q P1 माइनस P अपॉन Q। Q1 is 10 Q is 5 P1 is 5 P is 10 P is 10 Q is 5, ठीक, 10 minus 5 5 minus 10 minus 5 10 upon 5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 10 upon 5 is equal to 2। यानी अब अगर मैंने इसी क्वेश्चन को जो है वो मैंने परसेंटेज मेथड से सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2 which is greater than 1। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर से सॉल्व किया था तो आंसर जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है, इधर सॉल्व किया तो आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जैसे मेथड चेंज होगा वैसे इलास्टिसिटी के फार्मूला जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम ये जितने भी मेथड करते हैं आइदर इट्स अ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और द परसेंटेज मेथड, एक हम और करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर व्हिच इज कॉल्ड पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये इन तीनों मेथड्स की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं कि इनमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है आंसर के अंदर। दैट्स व्हाई द आर्क इलास्टिसिटी ARC that will be considered the best formula for the measurement of price elasticity of demand। उसमें क्या होता है, उसके अंदर अगर आप इनिशियल प्राइस से न्यू प्राइस और न्यू प्राइस से इनिशियल प्राइस पे जाते हैं तो आपके इलास्टिसिटी के आंसर सेम रहते हैं। जैसे हमने परसेंटेज मेथड में ये लिमिटेशन की थी कि अगर आप लोअर प्राइस से हायर प्राइस पे जाते हो और हायर प्राइस से लोअर प्राइस पे आते हो इलास्टिसिटी के आंसर डिफरेंट होंगे, पर आर्क मेथड के अंदर सेम रहते हैं। तो इसलिए वो मेथड जो है वो हम उसको एक सबसे अच्छा मेथड जो है वो लेके चलते हैं। सो दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड द परसेंटेज मेथड इंक्लूडिंग ऑफ देयर लिमिटेशंस। सो अगर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड और द पॉइंट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वेल एज हम बात करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हम अब ये कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो 0 हो सकती है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड इंफिनिटी।
कुछ भी हो सकता है, पर एक्चुअली वो कितना होगा उसको भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। जैसे डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीजें हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन पुट इट इन द इनबॉक्स, सारे डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो जो है उसको कंटिन्यूअसली लाइक शेयर कीजिए और उसको देखते रहिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे विद द कांसेप्ट क्लैरिटी एंड विद द लॉजिक। देयर इज नथिंग टू बी क्रैम्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप क्रैम कर सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसके पीछे लॉजिक है। तो हमारा जो पर्पस है इस चैनल को चलाने के पीछे वो यही है कि आपके लॉजिक्स जो है उसको क्लियर किया जा सके। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Goodbye and thank you very much.